सीखने जा रहे हैं कि कॉमन बेस में करंट गेन और कॉमन एमीटर में करंट गेन, धारा लाभ, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। आप जानते हो डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। ठीक, अब डिवाइड द इक्वेशन बोथ साइड बाय डेल्टा सी। डेल्टा सी आउटपुट पर है और चाहे वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे कॉमन एमीटर, आउटपुट में सबको आउटपुट में सबको डेल्टा सी ही में मिलता था ना। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डेल्टा से दोनों तरफ के रिलेशन को डिवाइड करते हैं। अब ये रिलेशन अगर गौर से देखो तो 1/अल्फा का, इस रिलेशन को गौर से देखो कि ये 1/बीटा का रिलेशन और ये +1, ये क्या मिला आपको +1। इज इट क्लियर? अब इसको आप इस बात पे गौर करिए कि अब हमें क्या करना होगा आगे। 1/अल्फा, यहाँ पर आप बीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + बीटा, उल्टा करो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 1 + बीटा। ये रिलेशन आ गया इन टर्म ऑफ अल्फा। अब इसको हम बीटा में भी निकाल देंगे। अब यहाँ पर फिर से आओ, कहाँ पर 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा +1। इज इट क्लियर? अब 1 को इस तरफ ले आए और बीटा को अकेले रहने दिया। अब एलसीएम लें, अल्फा 1 - अल्फा 1/बीटा। बीटा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा 1 - अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अब बीटा के टर्म में जो रिलेशन आपके पास आ गया अल्फा 1 - अल्फा, ये आपके रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में आपको उस जगह हेल्प करेंगे जब न्यूमेरिकल चल रहा होगा कॉमन बेस का, तो बीटा के बजाय वो अल्फा दे देंगे। तो आप इस तरीके से रिलेशन से आप भी चेंज कर सकते हो कि कितना अल्फा होगा कितना बीटा होगा। हमारे पास एक और अच्छी सी प्रॉब्लम आ गई है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि गिवन सर्किट जिसमें कि आपका ये 11 वोल्ट है और सबके इन्होंने रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 1 2 3 डायोड है। इसमें हमें हर डायोड में कितना करंट है ये बताना है। ये बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये अगर I दी है तो इसको हम मानते हैं I1 और इसको हम मानते हैं I2। बच्चों यहाँ गौर करिएगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ठीक, पॉजिटिव से निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव है। अगर इनको हम मान लें कि ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है, तो आप लिखेंगे D2 रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसमें करंट नहीं होगी। यानी D2 को आप देख कर भी मत देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस से माइनस मिल रहा है और माइनस से प्लस यानी रिवर्स बायसिंग है, इसलिए यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगी। तो D2 को आप देख कर भी बिल्कुल इस तरह देख कर भी न देखें। अब आपके सामने फाइनल सर्किट जो रखा हुआ है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ चलते हैं, बात अपनी बढ़ाते हैं। अब देखिए कि अगर देखा जाए तो अब D1 ये नहीं है और D3 ये पैरेलल है और हमें पैरेलल में इनका कंबाइन इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि ये बंदे क्या हैं, पैरेलल है। तो पैरेलल जोड़ना आपको आता है। सपोज करिए D1
और D2 को अगर हम D3 को हम पैरेलल में जोड़ें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1/D1 प्लस 1/ इनका रेजिस्टेंस कितना है 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4/150। तो जिसको और आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2/75 ओम आएगा, यानी R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 75/2 आएगी ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे। अगर आप फिर से देखें कि D2 आपको ना दिख रहा हो तो ये दोनों बंदे पैरेलल हो गए, और पैरेलल होकर अब इनकी जो वैल्यू हो गई एक, वो R डैश 75/2 ओम आपने निकाल ली। अब चलिए, ये बंदा तो है नहीं, ये दोनों एक हो गए हैं, तो अब जो हमारे पास सर्किट बच रहा है वो ये है कि ये और ये लो, मतलब कि 100 ओम का ये और 75/2 ओम का ये अब हमारे पास सीरीज में हो गए हैं। तो नेट इक्विवेलेंट कुल तुल्य प्रतिरोध अगर R निकाला जाए सीरीज में, चूंकि सीरीज में है तो 100 प्लस 75/2, सीरीज का फार्मूला सबको मालूम है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 है तो ये आपका 275/2 आ जाएगा ओम। ठीक है, तो ये हमने सर्किट का D2 में जब रिवर्स बायस से करंट नहीं बह रही है तो एक कुल टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। बहुत सिंपल सी बात है, पहले पैरेलल को जोड़ा, ये एक हो गया तो फिर सीरीज में हो गए। अब देखिए, जब हमें कुल वोल्टेज मालूम है, कुल रेजिस्टेंस मालूम है, तो हमें कुल यानी टोटल करंट भी मालूम चल जाएगी। ठीक है ना, तो टोटल करंट क्या होगी, I = V/R। ठीक है, जिसमें V आपके पास 11 है और R आपके पास 275/2 है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा 11/2 275। ठीक, तो इसको आप और सॉल्व करिएगा तो आप पाओगे ये 2/25 एम्पियर आ रहा है। ठीक, 2 एम्पियर आ रहा है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमें बताना है कि D1 और D3, D2 में तो करंट है नहीं, रिवर्स बायस है, तो वो करंट कितनी है, इसके लिए हम किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे मैश में। ठीक है, किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे मैश में, जिसमें जो वैल्यू आप नोट कर लीजिए, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस इतना आया है, टोटल करंट इतना आया है। अब देखिए किरचॉफ लॉ क्यों लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है कि आपने ये काम नहीं कर रहा था, ये रिवर्स बायस था, इन दोनों को सीरीज़ में जोड़कर बंदों को आपने एक बना रखा था। तो देखिए, ये आपके पास फर्स्ट डायोड है, ठीक, और ये आपके पास अब थर्ड डायोड है, हम सेकंड डायोड को नहीं ले रहे हैं। ठीक, ये 150 ओम है, ये 50 ओम है, ये 11 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है। तो अगर इसको मैश 1 मान लें तो किरचॉफ लॉ आपको मालूम है, करंट किधर चलेगी, करंट इस डायरेक्शन में चलेगी। तो मैश 1 ये है और मैश 2 ये है। तो देखिए, यहाँ पर जो करंट दी थी, मैं फिगर में दिखा दूँ आपको, ये I थी, इसको I1, यहाँ करंट बहनी नहीं थी तो हमने इसको I2 माना था। तो ये I1 थी और ये I2 थी। तो आपको मालूम है किरचॉफ लॉ कैसे यूज़ करना, तो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस में, दूसरे डायरेक्शन में है तो माइनस में। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर किरचॉफ लॉ मैश 1 में लगाइए हमारे साथ, तो आप पाएंगे भाई, मैश किरचॉफ लॉ बता दें भाई, जो भी रेजिस्टेंस के साथ करंट होती है, संगत धारा के साथ जो प्रतिरोध होता है, उन सब का एल्जेब्रिक सम प्लस माइनस के साथ वो वहाँ लगे EMF के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ फर्स्ट पे लगाइए तो आपका देखिए अपने आप आएगा, इनके पास R है 100 और करंट है I, करंट है I, और I करंट अभी आपने टोटल निकाला था 2/5। देखिए कितना निकाला था, 2/25, सॉरी 2/25। तो ये आपके पास आया 2/25। इज इट क्लियर।
अब अभी और भी लोग हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं ये छूटेंगे। अब इनके पास ये 150 वाला भी है जो सेम डायरेक्शन में, ये भी है सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस 150 I1 इज इक्वल टू, यहाँ पर E कितना है 11, E कितना है 11। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा, वैल्यू आप पुटअप करके सॉल्व कर लीजिए। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो I1 1/50 एम्पियर आ रहा है। अब आप आइए मैथ नंबर 2 पर मेरे साथ। कहाँ पर आइए? मैथ नंबर 2 पे। अब मैथ नंबर 2 पे देखिए कि करंट जो है, हम जो चल रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में है, यानी अपोजिट हो रहा है। तो जब मैथ 2 की बात करेंगे किरचॉफ लॉ से, क्योंकि आपको आना चाहिए, तो वो होगा जो आपका आई आर और ई का जो टोटल उस मैथ में अलजेब्रिक सम है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए साफ साफ आ रहा है 150 तो आर हो गया, और आई यहाँ पर हमने लिए I1, और डायरेक्शन चूँकि उल्टा है तो ये होगा -150 I1। और फिर जब आप सॉरी मैं इसमें नहीं, मैं नीचे वाला डायरेक्शन बता रहा हूँ मैथ 2 में। देखिए यहाँ पर आप आइए, देखिए यहाँ पर हम उल्टा मूव हुए हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, तो डायरेक्शन यहाँ पर उल्टा है तो ये हमने माइनस लिया है। उसके बाद यहाँ पर आइए तो सेम डायरेक्शन है और R 50 है और I को हमने I2 माना है। यहाँ पर कोई भी सेल बैटरी नहीं लगी है तो EMF 0 रख दिया हमने, EMF हमने 0 रख दिया। अब हमारे पास I1 की वैल्यू है, हमारे पास I1 मैथ 2 में जो बना हुआ है -150 ओम, I1 अपोजिट है तो माइनस लगा दिया, ये सेम डायरेक्शन में तो +50 एंड I2। I1 की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल है और वो हमें मालूम है कितना है 2/50, कितना है 2/50। तो जब वो वैल्यू आप रखेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा I2 इज इक्वल टू 3I1। जहाँ आप I1 की वैल्यू रखेंगे तो I2 की जो वैल्यू निकलेगी वो आप सब कमेंट बॉक्स में चैनल पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए I1 मैंने निकाल के दिखा दिया किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। मैथ 1 था, सब एक ही डायरेक्शन में तो प्लस प्लस चले, बैटरी थी तो यहाँ 11 लगा। इज इट क्लियर? सेकेंड में देखिए ये अपोजिट हो रहा था तो माइनस लगा, ये उसी डायरेक्शन में था सेम डायरेक्शन में तो प्लस लगा। सॉल्व करिए, ये आएगा I2 की वैल्यू आपके पास है, पुटअप करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि I2 की वैल्यू कितनी आए। तो ये इस तरह के बहुत टेक्निकल और अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपके पास है जिसमें कैलकुलेशन में कुछ काम मैंने आप पे छोड़ दिया है कि आप आंसर मुझे ज़रूर भेजें।